नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेत किसान की हम बात करते हैं, गांव किसान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो कृषि के क्षेत्र में तमाम योजनाएं चल रही हैं, जो नवाचार चल रहे हैं, वो हम किसान भाइयों तक पहुंचाएं, जिसके माध्यम से कृषि के व्यवसाय को आप लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रगतिशील किसानों से आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कौन से नवाचार किए हैं जिसके माध्यम से लगातार मुनाफे की ओर वो अग्रसर होते जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं परिचय आप कौन से करा देता हूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ विश्वेंद्र सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं, आप जैविक खेती करते हैं। और हमारे साथ लखन लाल पाठक साहब जुड़ चुके हैं, आप औषधीय खेती करते हैं। सबसे पहले लखन लाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, यदि बात करते हैं औषधीय खेती की, तो औषधीय खेती की शुरुआत आपने कब की और ये अन्य खेतियों से, अन्य फसलों से कितनी अलग है? जी सर, लगभग 8 वर्ष हो गए हैं हमें जड़ी बूटियों की खेती करते हुए। जी। जैविक खेती करते हुए हमें लगभग 3 साल हुए हैं। तो अगर भिन्नता की अगर बात करें तो वो एक नॉर्मल चीज़ है गेहूं चना की खेती करना, और सब लोग कर भी रहे हैं। और उस दृष्टि से अगर इसको देखें अपन जड़ी बूटियों की खेती को, तो ये लाभ का धंधा भी है, लाभ भी करती है। तो इसलिए जड़ी बूटियों की खेती में और इसमें बहुत अंतर है और डिफरेंट भी है और लाभकारी भी है, और एक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, लेकिन साथ ही साथ खासियत की हम बात कर लेते हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे बहुत कम किसान भाई हैं जो कि औषधीय खेती की ओर अग्रसर होते हैं। आपको औषधीय खेती करने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली? सर, जीवन में कुछ नया करने की, अच्छा करने की चाह हर इंसान की होती है। हमारी भी थी, बचपन से कुछ था कि कुछ अपन नया करें, इनोवेटिव करें। तो ऐसे कुछ खेती तो मैं 97 से कर रहा हूँ, 1997 से लगभग 23-24 साल हो गए मुझे खेती करते हुए। 2014 में एक नीमच के किसान से इसी बीच में मेरा संपर्क हुआ था जी, जिन्होंने मुझे अश्वगंधा की खेती के विषय में बताया। तो मुझे अच्छा लगा कि अपन कुछ नया करना भी चाह रहे थे, और उन्होंने बताया तो मैं उनसे बीज लेकर आया और थोड़ी सी नॉलेज भी उनसे ली, और फिर हमने शुरुआत की। अश्वगंधा की खेती में पहले साल मुझे भी थोड़ा सा घाटा हुआ था, लेकिन हार नहीं मानी। अच्छा लगा, क्योंकि लगा कि जब बाकी और किसान लाभ ले रहे हैं, नीमच के किसान, आसपास के किसान, तो मैंने कहा हम भी कुछ कर पाएंगे। तो फिर दूसरे साल हमने और किया, अच्छे से किया, जो गलतियां हुई थी उनको सुधार किया, तो उसमें हमको लाभ होना शुरू हुआ। और लाभ होते होते आज लगभग हमारे लिए 8 वर्ष हो गए। अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लगभग 2 गुने से लेकर 5 गुने तक हमको लाभ मिलता है इसमें जी। और जैविक खेती की तरफ भी हम आ गए हैं, क्योंकि लगा कि ये औषधियाँ हैं, स्वास्थ्य के लिए इनका उपयोग होता है, तो इनमें केमिकल और फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको बंद किया, और घर पे जो खाद बनाते हैं वो पंचपत्ती काढ़ा वगैरह की कहीं ज़रूरत होती है, वो उसका इसमें प्रयोग करते हैं जी। और ये काम अभी हमारा चलिए, तो कई ऐसे गुण हैं औषधीय खेती में जिस पर हम और भी चर्चा करेंगे। विश्वेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर यदि जैविक खेती की हम बात करें तो जैविक खेती आप लंबे वक्त से कर रहे हैं। ये बताइए, शुरुआत आपकी कैसे रही और जैविक खेती की ओर आपका ध्यान कैसे आकर्षित हुआ? जैविक खेती की ओर रासायनिक खेती से, जो रासायनिक खेती के जो अपन अनाज पैदा करके खा रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल। तो कहीं देखा जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। रासायनिक खादों से जो अपन खेती अनाज उत्पादन कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। जैविक खेती से किसान भाई मुनाफा आखिर कैसे हासिल कर सकते हैं? जी, मुनाफा एक तो जो रासायनिक डालते हैं उसकी बचत होती है। बिल्कुल। दूसरा, जैविक खेती के लिए अपन जो रासायनिक न डाल के और देसी खाद वगैरह डालते हैं, तो उसकी बचत है, वो अपन घर पे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए अपन वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कीजिएगा, या आपका नाइडो वगैरह होता है। दूसरा, आपका बरसात की सड़ी हुई गोबर, उसको भी अपन डालते हैं। तो जो रासायनिक अपन ना खरीद के और उसे घर पे तैयार करें, तो दूनी बचत। इससे दूसरा लाभ ये है कि इसका बाजार में रेट अच्छा मिलता है। जैविक खेती से जो गेहूं उत्पादन होता है या सब्जी उत्पादन होती है, जो भी चीज़ उत्पादन होती है,
उससे मार्केट में अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि हमारे पास प्रमाणीकरण है इसका जी। मध्य प्रदेश शासन से, तो उसके माध्यम से हमें बाजार का रेट जो है अच्छा है मिलता है। और जो रासायनिक पद्धति से गेहूं पैदा होता है उसका समर्थन मूल्य 1975 रुपये जो भी है सरकारी रेट, जी। तो इसका 4500 के लगभग का रेट मिलता है। तो ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा किसान भाई मुनाफा को। होता है। अच्छा, कई किसान भाई आपके पास आते होंगे, जानना चाहते होंगे कि आखिर जैविक खेती आप कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या इसकी विधियाँ रहती हैं, क्या जानकारी देते हैं आप उन्हें? जी, उनको यही जानकारी देते हैं कि एक तो लागत कम इसमें, दूसरा अपन भी स्वस्थ जहर मुक्त भोजन खाने से बचे। तो मैं सबको सलाह देता हूँ भाई आप भी इसके लिखे, इससे दूनी आय होती है। एक तो इसमें रासायनिक का जो पैसा लगता है वो बचता है, बिल्कुल। दूसरा इसका खाद अपन जो है घर पे तैयार कर सकते हैं। लखनलाल जी, समझना चाहेंगे आपके पास आके, यदि बात करते हैं औषधीय खेती की, तो प्रशिक्षण आखिर कितना ज़रूरी हो जाता है? आमतौर पर देखने को मिलता है कि कोई भी खेती की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन औषधीय खेती उनसे अलग होती है। और कौन सी भूमि सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है औषधीय खेती के लिए? सर, अगर देखी जाए औषधि खेती क्या है, जैसे परंपरागत खेती करते हैं ना, तो उसमें भी हम पीढ़ियों से उसी चीज़ को कर रहे हैं, अपने पूर्वज भी परंपरागत खेती कर रहे हैं। गलतियां उसमें भी हमसे हो जाती हैं, मतलब रेगुलर गेहूं बोने वाला किसान भी गलती करता है और अंत में समझ में आता है कि मुझसे ये गलती हुई पूरे साल में। तो ऐसा ही जड़ी बूटियों की खेती में भी है कि आप गलती तो कहीं भी कर सकते हैं, इससे बचने के लिए आपको उसका संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वहाँ पे आप उसका नॉलेज लें, उनसे संपर्क करें। कई सरकारी जो संस्थाएं हैं वो इस पर बढ़िया काम कर रही हैं, उनसे आप नॉलेज लें, अध्ययन करें। जो पुराने किसान खेती कर रहे हैं उनसे आप मिलके उनसे संपर्क करें। बाकी सोशल मीडिया भी एक बहुत बढ़िया साधन है, हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया दो-धारी तलवार है। कहीं आपको मिसगाइड भी कर देते हैं लोग अपनी टीआरपी या वो बढ़ाने के चक्कर में, और कुछ अच्छे चैनल भी हैं इसमें जिनसे आपको नॉलेज बढ़िया मिल जाती यदि है। कृषि वैज्ञानिकों की हम बात कर लें या अधिकारियों की हम बात कर लें, तो कितनी मदद आपको मिल जाती है? क्योंकि देखा गया है कई बार किसान डरते हैं कोई नवाचार करने से कृषि या खेती में, और ऐसे में यदि औषधीय खेती जैसा कोई कदम उठाया जाता है तो कृषि वैज्ञानिकों की या अधिकारियों की कितनी अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही लगातार इसे बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल सर। सर क्या है, जब तक सरकार की जिस चीज़ पे निगाह नहीं होगी तब तक उसका आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। किसान कितनी मेहनत कर ले, जब तक सरकार उस पर अपनी दृष्टि नहीं रखेगी, उसको आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक संभव नहीं है। और उस परिदृश्य में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो बहुत मदद करते हैं और काम करते हैं। रेगुलर हम भी जब उनको संपर्क करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, वो बताते हैं, समझाते हैं, उसको हमें बहुत फ़ायदा मिलता है सर। आमतौर पर देखा गया है सिंचाई प्रबंधन तो वैसे हर फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन औषधीय फसलों की बात कर लें, औषधीय खेती की हम बात कर लें, तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इससे कुछ पानी की कम आवश्यकता रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए जिनके लिए खास तौर पर पानी की समस्या रहती है। बिल्कुल सर, इसमें पानी की औषधि खेती में जो मोस्टली मैक्सिमम जो क्रॉप हैं, मतलब 95% तक जो क्रॉप हैं उनमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। आधे से कम पानी में भी इनका काम चल जाता है, तो पानी की बचत होती है। और बाकी जो रेगुलर वाली फसलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो पानी भी बचेगा, इसमें श्रम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी। बस थोड़ी सी देखभाल और अलग से आपको हटकर सोचने की ज़रूरत है, बाकी आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। इसलिए औषधि खेती करना चाहिए और किसानों को इस तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ाना चाहिए। आपके बारे में ये भी हमारे पास जानकारी है कि लंबे वक्त से आप खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन औषधीय खेती के आप और कुछ ही साल पहले अग्रसर हुए। ऐसे में परिवार का सपोर्ट या उनका साथ होना कितना ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पे जब किसान भाइयों के सामने मुश्किलात रहती है कि कई बार ये भी स्थितियाँ आती है कि फसलों से उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और ऐसे में यदि नवाचार हम करते हैं तो परिवार का सहयोग आखिर कितना ज़रूरी हो जाता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर। क्या है, कोई भी अपन कदम उठाते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने आप को स्वयं को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपने आप में नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने परिवार को भी नहीं समझा पाएंगे। तो परिवार को भी कन्वेंस करें, उनको साथ लेके चलें, भाई अपने लिए कुछ अलग करना है, हटके करना है, तो अपन अपने से अपनी लाइफ में सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए परिवार को भी कन्वेंस करें, समझाएं और उनको साथ लेके, जैसी उनकी भी आपकी जो भी मनोस्थिति है, परिवार की जो पारिवारिक स्थिति है, उस हिसाब से अपनी खेती का चुनाव करें। छोटी सी जगह में शुरुआत करें। अगर आपके पास मान के चलो 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसके एक 10वें हिस्से से आप शुरुआत करें।
या कम जगह में, क्योंकि रिस्क कम होगी, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। इसमें जल्दबाजी ना करें कि मैं जल्दी पैसा कमाऊं या जल्दी मैं प्रोग्रेसिव बन जाऊं। इसके लिए आपको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी सारी चीज़ें सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे अच्छी शिक्षा तो आपको खेत देगा। इसलिए आपको खेती में अपना काम करना चाहिए, कम जगह में करें, सीखें, समझें, और जब आप एक बार उसमें आप सफल हो गए कम जगह में, तो अगले साल से आप उसे जितना भी चाहें बढ़ा के और काम करें और अच्छा लाभ आप कमाएं। बिल्कुल, तो शुरुआत कर सकते हैं, कम जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि इसका जो फल है वो आपके सामने रहे। नुकसान भी होगा तो कम नुकसान कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वेंद्र जी, मैं समझना चाहूँगा आपसे, जैविक खेती की हम बात कर लें तो शुरुआत में आपने भी कुछ कम स्तर पर जैविक खेती की थी, लेकिन अब आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे ही समय के अनुसार बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की और अब कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं? जी, मैंने 1 बीघा से लगभग शुरुआत की इसकी। तो 1 बीघा के लिए तो मतलब परिवार का ही भरण पोषण होता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 1 बीघा के बाद मित्र मंडलियों से संपर्क हुआ, अधिकारियों से संपर्क हुआ। उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया कि भाई मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, शुद्ध अनाज पैदा करता हूँ घर, उसमें रासायनिक तत्व कोई भी नहीं डालता। तो मित्रों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से धीरे धीरे आज मैं 10 बीघा की खेती है, लगभग 2 हेक्टेयर की खेती जैविक कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने घर पे यंत्र भी तैयार कर लिए, जैसे बर्मी का खाद तैयार करने के लिए मैंने काफ़ी जगह पे जी उसका साधन जुटा लिए हैं। तो मैंने 1 बीघा से करके 2 बीघा, 3 बीघा, आज मैं 2 हेक्टेयर का खेती कर रहा हूँ। जैसे और कि लोगों आपने के बताया लिए कि खाद के लिए आपने साधन जुटा लिए, तकरीबन कितनी लागत लगती है? क्योंकि कई ऐसे किसान भाई हैं जो जानना चाहते हैं कि यदि वो जैविक खेती करते हैं तो शुरुआती लागत आखिर कितनी लगती है? शुरुआती लागत तो ऐसे कोई ज़्यादा नहीं, अपने को तो एक पौधी बनाना है, तो 2-5 हज़ार रुपये की लागत है। जैसे गोबर अपने पास है घर पे, आपके लिए मिट्टी भी है, भूसा भी है, और बर्मी कंपोस्ट अपना तैयार होगा। तो ये तो खाद की व्यवस्था है उसके लिए। बिल्कुल। दूसरा, जैसे कोई कीटनाशक लगती है तो उसके लिए अपन पंचतंत्री का काढ़ा, मठा से कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, मठा से भी हो जाती है। दूसरा, आप पंचतत्व के काढ़ा से भी कीटनाशक का नाश कर सकते हैं। और केमिकल से ये कितना ज़्यादा बेहतर होता है? क्योंकि आज के दौर में देखने को मिलता है कि अधिकतर चीज़ें जो बाज़ार में उपलब्ध होती हैं सभी में केमिकल का लगभग इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी बेकार होता है, स्वास्थ्य भी इससे बिगड़ सकता है। जी, केमिकल से स्वास्थ्य तो काफ़ी ख़राब है। पहले से हम देख रहे हैं, जो हमारी खेती थी रासायनिक तत्वों से सफ़ा बेकार हो गई थी। इसमें खेती में केंचुआ पाए जाते हैं, लेकिन जो जब से रासायनिक इस्तेमाल हो रहा है तो वो ज़मीन के जो है सब केंचुआ जो है नष्ट हो गए। तो इसलिए अपने देसी खाद का प्रयोग करते हैं। बर्मी कंपोस्ट है, आपका बरसात की सड़ी हुई गोबर, जिससे कि अपनी ज़मीन में सुधार है। इसके अलावा ये बताइए, ज़मीन की आपने बात की है, तो किसी भी जैविक खेती के लिए कोई भी, यदि सीज़न की मैं बात कर लूँ, कितना ज़रूरी हो जाता है खेत की तैयारी करना? भूमि की तैयारी कितनी ज़रूरी हो जाती है? जी, भूमि के लिए तो काफ़ी तैयार करना पड़ता है। उसके लिए हकाई जुताई काफ़ी है। दूसरा, उसमें अधिकतर अपन देसी खाद डालते हैं जी। इसके बाद काफ़ी समय में वो तैयार होती है। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन की और भी मैं समझना चाहूँगा कि आखिर किसान भाई जो कि शुरुआती दौर में जैविक खेती करना चाह रहे हैं, सिंचाई प्रबंधन के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं अपने खेत में? नहीं, सिंचाई का तो उसमें ज़रूरत लगती है। सिंचाई तो उसको चाहिए, पानी की व्यवस्था पर्याप्त। चलिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के सिंचाई प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, लगातार चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2 प्रगतिशील किसान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। और लखन लाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। औषधीय खेती में आपने ये बताया कि बंजर भूमि हो या पहाड़ी इलाकों की भूमि हो, वहाँ पर भी हम खेती कर सकते हैं। तो ये ऐसे किसान भाइयों के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है जिनके पास ज़मीन ही ऐसे क्षेत्रों में है? सर, ये वास्तविकता है। जड़ी बूटियाँ आप समझ सकते हैं कि जंगली पौधे ही होते हैं। मतलब जो भी जड़ी बूटियां हैं वो प्राचीन काल से जंगल में ही पाई जाती हैं। और कई ऐसे आपके आसपास औषधि पौधे मिल जाएंगे जो आपकी मेड़ पर या नदी किनारे या कहीं पहाड़ी है तो उसके पास में जो पौधे उपलब्ध होते हैं, उन पौधों की विषय में अगर आप थोड़ी सी सर्च करेंगे, जानकारी लेंगे, तो वो पौधे बहुत कीमती हो सकते हैं आज मानव स्वास्थ्य के लिए और आयुर्वेद के लिए। तो उनमें से कोई भी एक पौधा चुनें और उसके आप खेती के रूप में प्रयोग करें। उसमें हजारों प्रकार की ऐसी चीजें हैं, वो आसानी से आपको पौधे मिल जाएंगे जी। इसमें किसी भी प्रकार की बंजर भूमि हो, कम पानी हो,
तो भी चलेगा। जंगली जानवरों से उनको कोई खतरा नहीं, कीट व्याधि उनमें होती नहीं है, बहुत आसानी से उसको मैनेज किया जा सकता है। आपने बस यहाँ थोड़ी पर सी बोला सोच- कि जंगली जो जानवर है उनसे कोई खतरा नहीं, तो क्या जंगली जानवर इसका सेवन नहीं करते हैं? नहीं सर, जो औषधि पौधे हैं ना, मोस्टली उनमें जंगली जानवरों का या किसी प्रकार की कीट व्याधि का कोई प्रभाव नहीं होता जी। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। बस केवल किसान को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग सिर्फ एक ही दौड़ में दौड़ रहे हैं कि भाई गेहूं की पैदावार बढ़ाना है तो उसके लिए केमिकल का प्रयोग करो, बस गेहूं की खेती करते जा रहे हैं, या कोई धान की खेती करते जा रहा है। थोड़ा सा अगर हटके देखें ना तो इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है, जो रेयर हो गई हैं, दुर्लभ हो गई हैं। जो आयुर्वेद के जो जानकार हैं, कंपनियां हैं, उनको जो चीजें मिल नहीं रही हैं उसे हम बहुत आसानी से करके और उनको उपलब्ध करा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, मॉनिटरिंग की हम बात कर लें या देखभाल की बात कर लें तो परंपरागत खेती में तो देखने को मिलता है कि किसान को खेत में रहना ही पड़ता है, उपलब्ध ही रहना पड़ता है, भले दिन की बात हो या रात की बात हो। औषधीय खेतों में आप कितनी देखभाल कर सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कि कितने ज़रूरी हो जाता है औषधीय जो खेती होती है इसमें देखभाल करना? बहुत कम जरूरत होती है सर। वैसे एक बार आप खेत को तैयार कर लो, उस मिट्टी को तैयार कर लो जहाँ पे आप पौधे लगा रहे हैं, और इसके बाद में जब उसको कीट व्याधि की प्रॉब्लम नहीं है और किसी जंगली जानवर की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर देखभाल की भी कम, स्वाभाविक बात है, कम जरूरत होगी उसके लिए। तो कम समय में और कम मेहनत में, कम लागत में आप अच्छे से आप खेती कर सकते हैं जड़ी बूटियों की या जंगली औषधि पौधों की। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब बिल्कुल, ये बताइए फिर कितनी ऐसी औषधियां हैं जो कि अब तक आप लगा चुके हैं? हमारे पास तो ये जानकारी है कि तकरीबन 100 से भी ज़्यादा ऐसी औषधियां हैं जिनको आप लगा चुके हैं। जी सर, इसमें अगर हम शुरुआत की अगर बात करें तो हमने शुरुआत की थी अश्वगंधा से। अश्वगंधा के बाद में अकरकरा, सर्पगंधा, सतावर, सफेद मूसली इत्यादि लगभग 100 से बल्कि 150 से ऊपर भी प्रकार की औषधियां हैं, जिसमें कुछ हम खेती कर रहे हैं, कुछ हमने अपनी एक रिटेल का काम भी है, वहाँ पे रखी भी हैं उन चीज़ों के लिए, और जैसे किसी को देखना समझना है तो उसके लिए भी हमने रख रखी है उन चीज़ों के लिए। बाकी कई ऐसे खरपतवार के रूप में पौधे होते हैं जिनको भी हम बहुत अच्छी औषधि होती भी हैं और हम मानते हैं और उनका भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे भृंगराज हुआ, भूमि आंवला हुआ। इस तरह की चीज़ों की खेती करने की आवश्यकता नहीं होती, बस खरपतवार के रूप में वो उगाती हैं, आप उसको कलेक्ट कर लें, उसकी ब्रांडिंग करें या ट्रेडिंग करें तो वो भी एक अच्छा लाभ का एक साधन हो सकता है। इतनी ज़्यादा फसलें आप करते हैं, 100 से ज़्यादा औषधियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो आप ये करते नहीं होंगे। तकरीबन कितने आपके साथी इस आपके काम में जुटे रहते हैं? सर, मेरे खेत पर लगभग 5-7 मजदूर तो प्रतिदिन रेगुलर काम कर रहे हैं, जिससे मुझे भी फायदा होता है और उनका भी एक घर चलता है, परिवार चलता है। तो ये तो हो गई मेरी व्यवस्था की बात। छोटी सी जगह में काम करता हूँ, छोटा सा ही किसान हूँ मैं। 2 हेक्टेयर की खेती में मैं ये जड़ी बूटियाँ कर रहा हूँ और इतना ही बड़ा किसान हूँ मैं, और पूरी ज़मीन में यही करता हूँ, जैविक तरीके से करता हूँ और जड़ी बूटियाँ करता हूँ। बाकी मेरे गाँव में लगभग 500 से 700 बीघा में अश्वगंधा हो रहा है। मेरे जिले में लगभग अगर हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 1000 हेक्टेयर की लगभग अश्वगंधा की खेती हो रही है जी। तो ये एक लाभ हुआ है, शुरुआत हमने की थी, उसका लाभ सब लोगों को मिल रहा है और हमें गर्व महसूस होता है, खुशी भी होती है कि हम बिल्कुल। और ये भी देखा जाता है कि भारतवर्ष जो है अब धीरे धीरे आयुर्वेद की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं जो आगे आती जा रही हैं। आयुर्वेद को देखते हुए ये कितना बड़ा फैसला है आपका औषधीय खेती करना, क्योंकि अब आपको देखते हुए कई ऐसे भी किसान होंगे जो शुरुआत करना चाहते होंगे कि हम भी औषधीय खेती को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, जब हमने शुरुआत की थी तब हम वास्तव में ये नहीं जानते थे कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा हम काम करने जा रहे हैं। बस हम तो उस समय पे एक लाभ के लिए कर रहे थे, भाई कुछ लाभ मिले। लेकिन जब वो लाभ तो मिला ही, जब बाद में पता चला कि ये तो अमृत की खेती कर रहे हैं अपन, तो बहुत अच्छा लगा उसी चीज़ में। फिर हमने उसको एक मिशन बना लिया, तो वो उसी मिशन पे हम काम करते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और किसान भी हमसे जुड़ते जा रहे हैं, सब लोग लाभ ले रहे हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद भी एक हमारा प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। अच्छी जड़ी बूटियाँ जो वैद्य हैं, कंपनियां हैं, उनको मिल पा रही हैं, और किसानों को भी लाभ हो रहा है, मजदूरों को भी लाभ हो रहा है, और हमें भी प्रसन्नता होती है कि एक अच्छी हमने शुरुआत की। बिल्कुल। लेकिन लखनलाल जी, ये भी हमें जानना चाहेंगे आपसे कि इसके अलावा आप जैविक खेती भी करते हैं, कितना मुनाफा देखते हैं आप अन्य खेती के मुकाबले जैविक खेती? क्योंकि देखा गया लागत भले ही कम लगती है लेकिन पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है। बिल्कुल सर, जैविक खेती में पेशेंस की आवश्यकता तो होती है। शुरुआत में आपकी उपज घट सकती है और घटती ही है, उससे घबराना नहीं चाहिए। आप ये सोचकर चलें कि आज भले ही आपको थोड़ा सा कम मुनाफा मिले, लेकिन आगे वाले 2-3 सालों में वो जो
क्रॉप में आपको रिड्यूस हुआ है ना, वो रिकवर हो जाता है बर्मी कंपोस्ट नाडेप के द्वारा या अपनी सड़ी हुई गोबर की खाद के द्वारा, तो वो पूर्ति हो जाती है, खेत को भी हैबिट हो जाती है। और उसकी फिर 3 साल के बाद में आप एक सर्टिफिकेशन का भी अप्लाई करें, 3 साल में वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद में 3 साल में आपकी उपज की जो कास्ट है, मतलब जो प्राइस मिलने वाली है, वो लगभग डबल हो जाएगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो बस ये है कि शुरुआती दौर में किसान भाइयों को धैर्य रखना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी तो फिर बात तो में तो लाभ है ही, बस थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है और उस समय पे ना घबराएं जब जो शुरुआती जो पहले दूसरे साल होते हैं, बाकी फिर लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तो लखन जी, ये भी कहा जा सकता है कि सही जानकारी भी किसान भाइयों तक होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सर, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है और किसान को अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी हो, साइंटिस्ट हो या कोई भी एजेंसी हो, वो हर किसान को जाके कोई चीज़ नहीं समझा पाती, तो किसान को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उद्यान विभाग में जाना चाहिए, कृषि विभाग में जाना चाहिए, जहाँ पे औषधियों के केंद्र हैं वहाँ पे जाना चाहिए। और सोशल मीडिया भी एक अच्छा साधन है, आपके माध्यम से भी ये जानकारियाँ कृषि दर्शन के द्वारा किसानों को पहुँचती हैं। आप निरंतर इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, इसके लिए भी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार। और हमारी तो कोशिश भी यही रहती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुँचे। कार्यक्रम की अंतिम बेला चल रही है, मैं आपके पास आना चाहूँगा विश्वेंद्र जी। जैविक खेती की हम बात कर लेते हैं, तो आखिर जैविक खेती को देखते हुए किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे, ऐसे किसान भाई जो कि शुरुआत करना चाहते हैं जैविक खेती की? मैं संदेश देना चाहूँगा कि एक तो खुद स्वस्थ रहे जैविक खेती से, दूसरा इससे आय डबल होगी, और जो लोग जैविक खेती से उत्पादन हुआ अनाज लेंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। लखन लाल जी, अंत में एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा और पुरस्कार की बात करना चाहूँगा। पुरस्कार एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से आपका मनोबल तो आगे बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश रहती है कि हम बेहतर काम कैसे करें। कई ऐसे मंच हैं जहाँ पर आपको पुरस्कृत किया गया है औषधीय खेती को लेकर, कितना प्रोत्साहन आपको मिलता है पुरस्कार के माध्यम से? सर बहुत ज़्यादा। पुरस्कार एक टॉनिक का काम करता है, एक बोनस का काम करता है। मेहनत तो हम खेत में करते ही करते हैं, जब मेहनत को एक उपज देने गए वो तो आपकी रियल प्राइज हो गई, और उसी पे यदि पुरस्कार किसी सरकारी संस्था के द्वारा, हमें पिछले साल सर्वोत्तम कृषक का जिला स्तरीय पुरस्कार मिला है जिसमें 25,000 रुपये की राशि और एक प्रशस्ति पत्र होता है। इसी प्रकार के और कई प्राइवेट संस्थाओं ने, सरकार ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने हमें सम्मानित किए हैं। तो जहां जब भी एक छोटे से कागज का टुकड़ा यानी एक सर्टिफिकेट, एक प्रशस्ति पत्र जो एक किसान को मिलता है, तो वो उसकी जो मोटिवेशन है वो उसको डबल कर देता है। तो वो और ज़्यादा, मैं खुद भी जिस दिन पुरस्कार मिलता है ना, उस दिन के बाद में वो ऊर्जा डबल हो जाती है और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, किसान को कोई अच्छा कर रहा है तो उसको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो लखन जी और विश्वेंद्र जी, आप दोनों ने वक्त हमारे साथ साझा किया और तमाम जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, यही उम्मीद करते हैं जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई है इसका सही इस्तेमाल आप करेंगे, और जैविक खेती की बात हो या औषधीय खेती की बात हो, लगातार इसका इस्तेमाल करते हुए कृषि के व्यवसाय को अब लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।